नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी SK बुक्स के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे SSC GD भर्ती के बारे में। उसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए SK बुक्स ने आपके लिए 3 बुक्स सेट निकाला है। तो इस प्रकार से उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। SSC GD कांस्टेबल के लिए ये बुक है जो SK बुक्स की तरफ से निकाली गई है। इसके अंदर क्या क्या है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसके सिलेबस जो SSC GD का जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें सामान्य जीके यानी कि सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसमें जीके का पार्ट है, मैथ का पार्ट है, रीजनिंग का है और हिंदी का है। कंप्लीट इसमें जो सिलेबस आता है SSC GD में उसके अकॉर्डिंग ही इस बुक को बनाया गया है। इसमें 2011 से लेकर अब तक के जितने भी प्रश्न आए हैं SSC GD में उसका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इस बुक में संकलन किया हुआ है। बात की जाए मैथ और रीजनिंग की, उसमें आपको इस बुक में शॉर्टकट ट्रिक दे रखी है जिससे आप समय का बचत कर सकते हैं और शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। SSC GD में पिछले MCQ और अब TCS MCQ के 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन कर रखा है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इस बुक में मिलेगी आपको। बात की जाए इस बुक की तो ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार इसको बनाया गया है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है। ठीक है, इसके साथ आप इस पेपर सेट का कॉम्बिनेशन अच्छे बैठा सकते हैं। इसमें आपको 35 प्लस पेपर्स का जो सेट है SSC GD का 2011 से लेकर 2023 तक जितने एग्जाम हुए हैं इसमें लगभग 35 प्लस पेपर्स का सेट दे रखा है और हर पेपर का प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा। इसमें हमने आपके लिए QR कोड दे रखा है, आप वहां स्कैन कर सकते हैं और हर क्वेश्चन का आप इसमें सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए, ये सामान्य ज्ञान की बुक है जो SSC GD प्लस MTS के लिए उपयोगी होगी। इसमें भी SSC GD व MTS में 2011 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उनका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज इस बुक में संकलन किया हुआ है। बात की जाए SSC GD व MTS की परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं उन्हीं के स्तर के ही अन्य परीक्षाओं के प्रश्न भी इस बुक में सम्मिलित किया गया है और ये भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाई गई है। इन तीनों बुक को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्लास की शुरुआत करते हैं महाजनपद मगध एवं मौर्य वंश के। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? SSC GD 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। A कौशल, B है अंग, C है कुरु और D है कामराज। यानी कि 16 महाजनपद थे, उनमें से ऑप्शन में 3 दे रखे हैं, एक नहीं था। वो कौन सा नहीं था? कामरूप। कामरूप था जो 16 महाजनपदों में से नहीं था। 16 महाजनपद कौन कौन से थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। इसको हम ट्रिक से देखेंगे। 4 3 3 2 1 कै, ए, मैं और वह। ठीक है, 4 कौन कौन से थे? कंबोज, काशी, कौशल और कुरु। ठीक है, 4 हो गए। अब 3 की बात कर ली जाए। ऐसे अंग, अस्मक और अवंती। 3 ये हो गए। इसके अलावा 3 और थे, 3 की बात कर ली जाए। मगध, मत्स्य, मल्ल। 3 ये हो गए। वैश्य, वज्जी और वत्स।
जो बचे ये 12 हो गए, 4 3 7 3 10 और 2 12, बच गए 4। 4 कौन कौन से थे जो एक एक अलग अलग थे। महाभारत को याद करो, गांधार, उसके बाद में गांधार महाभारत में थी, शूरसेन, पांचाल और चेदी। ये 16 महाजनपद थे जो ऑप्शन में कामरूप नहीं है, तो कामरूप महाजनपदों में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासकों ने उत्पादित फसल के खालिस्तान की दर से फसलों पर कर वसूल किया। जो प्राचीन काल में जो महाजनपद के जो शासक थे, वो जो फसल थी उस पर टैक्स लेते थे। वो कितना टैक्स लेते थे? एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 1/5, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है 1/4। राइट आंसर क्या होगा? 1/6, यानी कि 1/6 भाग जो प्राचीन काल के जो महाजनपद के जो शासक थे वो किसानों से 1/6 भाग टैक्स के रूप में लेते थे। जो कर थे उस समय कर को भागा या शेयर कहते थे। ठीक है, ऑप्शन में यह भी आ सकता है भाग, भागा या शेयर का संबंध कौन से कर से संबंधित है, तो ये महाजनपदों के शासकों ने फसलों पर लगाया टैक्स था जो 1/6 भाग किसानों से लेते थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, प्राचीन काल में खालिस्तान नदी के दक्षिण का क्षेत्र, नदी का नाम पूछा है, मगध के नाम से जाना जाता था। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए गंगा, बी है ताप्ती, सी है यमुना और डी है नर्मदा। राइट आंसर क्या होगा इसमें? गंगा। गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये हिमालय पर्वत है, इसको हिमाद्री, ये एरिया है गंगोत्री से निकलती है ये। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री निकलने के बाद में कौन सा स्टेट आता है? यूके, यानी कि उत्तराखंड। उसके बाद में यूपी आता है, फिर आता है बिहार, बिहार के बाद में झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिमी बंगाल। इन राज्यों से होकर नदी गुजरती है और लास्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात की जाए मगध की, जो मगध क्षेत्र था वो बिहार के दक्षिण का क्षेत्र था। दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। नदी के जो दक्षिण का क्षेत्र था वो बिहार का, वो मगध के नाम से जाना जाता था। आधुनिक जो बिहार है वो उस समय मगध था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? एसएससी जीडी 2021 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए अशोक, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त और बिंदुसार, बी है बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, सी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक और बृहद्रथ, और डी है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और बृहद्रथ। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो 322 ईसा पूर्व नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। उसको पराजित करने के बाद 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और जो बृहद्रथ की बात कर रहे हैं हम, बृहद्रथ था ये 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इनका शासन काल था। यानी कि मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईसा पूर्व हो गया था। अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का बृहद्रथ। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश मौर्यों के बाद आया? मौर्यों के बाद एसएससी जीडी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए सातवाहन, बी है शुंग वंश, डी है यवन, सी है यवन और डी है पांड्या। तो राइट आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था शुंग वंश। जो शुंग वंश की बात की जाए तो जो बृहद्रथ था, यह अंतिम शासक था, ठीक है। इसका सेनापति था, कौन था? पुष्यमित्र शुंग। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व शुंग वंश का स्थापना कर दी, यानी कि शुंग वंश 185 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरव के पोरस को हराया था? एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और 22 में पूछा है, ठीक है। तो ए है कलिंग का युद्ध, बी है सकला का युद्ध, सी है पलासी का युद्ध और डी है हाइडेस्पीज का युद्ध। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइडेस्पीज का युद्ध। हाइडेस्पीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व लड़ा गया था। सिकंदर महान और पौरव का शासक था पोरस, उनके बीच लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? ये झेलम नदी के किनारे, ठीक है। इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं। बात की जाए, ये झेलम अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? ये पड़ता है पंजाब। अभी पाकिस्तान में चला गया है ये हिस्सा, तो पंजाब है जो पाकिस्तान का। उस समय हाइडेस्पीज का युद्ध कहां लड़ा गया था? पंजाब पाकिस्तान में लड़ा गया, तो उस वक्त झेलम नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? एसएससी एमटीएस 2021 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है बिंबिसार और डी है अशोक। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद बिंदुसार था, उसके बाद अशोक था। जो बिंबिसार है, बिंबिसार, राइट आंसर बिंबिसार होगा। ये हर्यक वंश से संबंधित है, ये हर्यक वंश का राजा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक, इनका क्रम यही है। जो बिंबिसार था ये हर्यक वंश से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है 261, बी है 125, सी है 64 और डी है 366। राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी 64। जो पाटलिपुत्र था वो एक प्रकोष्ठ में अंदर था। उस प्रकोष्ठ की बात की जाए तो उसमें 64 तो द्वार थे और 570 उसमें दुर्ग बने हुए थे। ये प्रकोष्ठ के अंदर था, इसमें 570 दुर्ग थे और 64 द्वार थे। बात की जाए दुर्ग के अंदर जो मकान होते थे अधिकांश थे लकड़ी के बने हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक खालिस्तान मगध की राजधानी थी, यानी कि मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले कौन सी राजधानी मगध की थी, ठीक है। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और 23 में भी पूछा है इसको, ठीक है। ए है राजगृह, बी है तक्षशिला, सी है सारनाथ और डी है उज्जैन। तो राइट आंसर क्या होगा? राजगृह। वर्तमान बात की जाए राजगृह की तो इसको अभी राजगीर बोलते हैं और जो पाटलिपुत्र है वो अभी पटना है। मगध साम्राज्य की बात की जाए तो मगध साम्राज्य तीन राजवंश थे,
3 राजवंशों ने इसमें शासन किया था 544 से 322 ईसा पूर्व। 544 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व मगध साम्राज्य था। ठीक है, इसके कौन कौन से शासक थे इसमें? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहले बात की जाए तो हर्यक वंश था। दूसरी बात की जाए तो शिशुनाग वंश था। और तीसरी बात की जाए तो नंद वंश था। पाँच सौ 544 से 322 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का शासन था। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश था। नंद वंश के बाद में 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य बोलते ने अर्थशास्त्र लिखा था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र कब लिखा था? एसएससी जीडी 2011, एमटीएस 2017 और एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है गुप्त काल में, बी है मौर्य काल में, सी है हर्ष काल में और डी है दिल्ली सल्तनत काल में। आपको पता है कौटिल्य मौर्य काल में लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के हैं, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चाणक्य ने खालिस्तान के शासन काल के दौरान प्रधानमंत्री थे। एसएससी जीडी 2021 में, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखते हैं यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? एसएससी जीडी 2017, 2023, एमटीएस 2017, 22, 23, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है फिलिप सेकंड, बी है सेल्यूकस निकेटर, सी है अमीनतारा फर्स्ट और डी है अमीनतारा थर्ड। राइट आंसर क्या होगा इसमें? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलन, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उन्होंने कर दिया था। और जो सेल्यूकस निकेटर था उसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था। तो राइट आंसर क्या होगा? सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट देखते हैं किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था? मैंने आपको बताया है एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व कौटिल्य, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं, उसकी सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक जो घनानंद था उसको 322 ईसा पूर्व हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर दी थी, यानी कि मौर्य शासन शुरू हो गया था। नेक्स्ट, सम्राट अशोक ने खालिस्तान के पुत्र थे। अशोक किसके पुत्र थे? एसएससी जीडी 2021, 23, एमटीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, ए बिंबिसार, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है अजात शत्रु। तो किसके पुत्र थे? बिंदुसार के। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप के बारे में यह कहा जाता है कि इसे मूल रूप से सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था? एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सांची स्तूप, बी है भरहूत स्तूप, सी है अमरावती स्तूप और डी है नालंदा स्तूप। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? सांची स्तूप। सांची स्तूप की बात की जाए तो ये एमपी में रायसेन जिला पड़ता है, वहां स्थित है बेतवा नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न के बाद सम्राट अशोक ने
संन्यास ले लिया और बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। एसएससी एमटीएस 2021 और 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए ऑप्शन है बक्सर के युद्ध, बी है कलिंग के युद्ध, सी है हल्दी घाटी के युद्ध और डी है तराइन के युद्ध। राइट आंसर क्या होगा इसमें? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध की बात की जाए तो 261 ईसा पूर्व यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की बात की जाए तो अशोक के 13वें शिलालेख में 13वें नंबर का जो शिलालेख था उसमें इस युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय खालिस्तान का प्राचीन नाम था। कलिंग के बारे में पूछा गया किस तटीय खाली का प्राचीन नाम था। एसएससी जीडी 2019, 23 और एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए है मद्रास जो अब चेन्नई है, बी है बंगाल जो अब पश्चिमी बंगाल है, सी है उड़िया जो अब उड़ीसा है और डी है बॉम्बे जो अब मुंबई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा। तो उस समय जो ओडिशा था वो कलिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। महापदानंद ने खालिस्तान के राज्य पर शासन किया था। ऑप्शन है ए अवंती, बी है वत्स, सी है कौशल और डी है मगध। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? मगध। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापदानंद थे और नंद वंश का अंतिम शासक था वो आपको पता है घनानंद शाह, जिसको हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जनपद काल के दौरान विष शब्द का अर्थ क्या होता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पुजारी, बी है शाही अधिकारी, सी है दुश्मन और डी है साधारण लोग। जनपद काल के दौरान जो विष शब्द होता था उसका अर्थ साधारण लोग से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतिम सवाल है आज का। कहा जाता है कि मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसने वज्जियों को हराने के लिए बुद्ध से सलाह लेने के लिए अपने वासकार नामक मंत्री को भेजा था? ऑप्शन है ए इसमें शिशुनाग, बी है बिंबिसार, सी है इसमें बिंदुसार और डी है इसमें अजातशत्रु। राइट आंसर क्या होगा? अजातशत्रु। यानी कि अजातशत्रु ने वज्जियों को हराने के लिए महात्मा बुद्ध के पास जो अपना मंत्री भेजा था, वासकार नाम का मंत्री, वो भेजा था। किस लिए भेजा था? भगवान बुद्ध से सलाह लेने के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।